नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव की। इसे पेश कर दिया गया है और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया। पहले ऐसी चर्चा थी कि राहुल गांधी बहस की शुरुआत यहां पर करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई ने प्रस्ताव को पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, पहले प्रहलाद जोशी और फिर बोलने के लिए उठे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। दोनों ने राहुल गांधी के भाषण की डिमांड कर दी और इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उठे, बीजेपी सांसदों ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये प्रस्ताव राहुल गांधी की तरफ से पेश किया जाना था। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर चिट्ठी भी भेजी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम पहले राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहते हैं। प्रस्ताव राहुल को पेश करना चाहिए, जिससे वो सदन में पहले भाषण देंगे। हालांकि सदन में गौरव गोगोई ने ही प्रस्ताव पेश किया और ओपनिंग भाषण भी उनकी तरफ से दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक बहस होगी। पीएम मोदी 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आप पहले प्रस्ताव रख दो। आप पहले सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को लेकर निशाना भी साधा। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी स्पीकर के चैम्बर में क्या क्या बोलते हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। गौरव गोगोई के आरोप पर अमित शाह भड़क गए और कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दीजिए, आज ही ये बात सबके सामने बताइए। अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अनूप, सदन में जो हंगामा हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। लोकसभा में जिस तरह से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई ने शुरुआत की। इससे भी यहां पर आपत्ति जाहिर करते हुए बीजेपी के सांसद नजर आए। और क्या कुछ हलचल दिखी है अभी तक सदन में? देखिए, आपको बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा चल रही है और अब तक जिस तरीके से गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि देखिए एक परंपरा है, जो सांसद जो मोशन लाता है उस पर चर्चा की शुरुआत भी उसी की तरफ से की जाती है। हालांकि सुबह से ये जो कांग्रेस सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी सदन में सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि गौरव गोगोई की तरफ से ये मोशन लाया गया था तो उनके तरफ से ही शुरुआत की गई। दूसरी तरफ बता दूं कि गौरव गोगोई ने मणिपुर के मसले पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की।
लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत जो है वो निशिकांत दुबे ने किया और साफ तौर से उन्होंने सरकार को कई मसलों पर माफ कीजिएगा विपक्ष को कई मसलों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि जो एक इंडिया अलायंस बनाया जा रहा है उसमें कितना विश्वास है उसका एक परीक्षण करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने गिनाया कि किस तरीके के रिश्ते डीएमके के साथ कांग्रेस का रहा है, इसके अलावा कांग्रेस का टीएमसी के साथ किस तरीके के रिश्ते रहे हैं, किस तरीके से एनसीपी के साथ रिश्ते रहे हैं। तो देखिए चर्चा जो है वो तीन दिनों तक चलने वाली है और जाहिर सी बात है कि इस चर्चा में जिस भी राजनीतिक पार्टी के जो सांसद भाग लेंगे वो अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अलावा अपनी राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और सरकार को, अगर वो विपक्षी पार्टी के सांसद है तो सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष के तरफ से किस तरीके से इन आरोपों का बिल्कुल यही देखना होगा, सत्ता पक्ष कैसे जवाब देता है इन आरोपों का। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनूप। आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने दिखाई दिए। सदन में अखिलेश के एक सवाल पर सीएम योगी ने कहा, अच्छा है समाजवादियों को अब जनसंख्या की यहां पर चिंता हुई है, जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए भी समान कानून होना चाहिए और अब एक देश और एक कानून भी होना चाहिए। संबंधित नहीं, उसकी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, अध्यक्ष जी 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में 56 बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि 17 से 22 में मुझे साल के वही तो आ रहा हूं, वही जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूं कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। राजीव, सदन में दूसरा ही दिन था मानसून सत्र का, यूपी का जो मानसून सत्र चल रहा है, तो इसमें दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने दिखाई दिए। आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव की ओर से जिस तरह से तमाम समस्याओं का जिक्र किया गया और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया, उसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। देखिए, यकीनन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून का दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, उनके सवालों का सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया। इस दौरान खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक और जहां ग्रेटर नोएडा विश्वविद्यालय में एक लड़की की हत्या का मामला उठाया, तो वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति को लेकर भी ये मुद्दा उठाया था कि सरकार ये बताए कि 2017 से लेकर 2023 तक 15 वर्ष वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी, जिसका जवाब देते
हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अच्छी बात है कि आज समाजवादी पार्टी के लोगों को भी जनसंख्या की चिंता होने लगी है और यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि समान आचार संहिता लागू हो, समान अधिकार लागू हो, कानून बने। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के जवाब देते हुए ये बताया कि जो नई शिक्षा नीति है वो उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है और पहले ही इस बार योगी सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 56 लाख छात्रों का 14 दिन में एग्जाम कराकर 29 दिनों में रिजल्ट घोषित किया है। इसके साथ ही साथ योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 1,64,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि जो भी आने वाले समय में सुधार होंगे उन पर होंगे। लेकिन आज बिल्कुल इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र अखिलेश यादव ने किया और जवाब यहाँ पर सीएम योगी देते हुए दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राजीव। आगे बढ़ते हैं। एएसआई की टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है और आज छठा दिन सर्वे का है। मस्जिद के गुंबद के अंदर आज पहली बार एएसआई की टीम दाखिल हुई। सीढ़ियों के सहारे एएसआई की टीम मस्जिद के गुंबद में बने झरोखे से अंदर पहुंची। हालांकि लंच ब्रेक के लिए सर्वे का काम रुका, लेकिन लंच ब्रेक के बाद फिर से एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है। उपेंद्र द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। उपेंद्र, छठा दिन आज सर्वे का, आज क्या क्या नई बातें सर्वे के बारे में पता चली हैं और लंच ब्रेक में अगर आपने किसी से बातचीत की हो तो क्या निकलकर सामने आया है अब तक? बिल्कुल, देखिए आज छठे दिन 2 शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एएसआई सर्वे में। पहला डायल टेस्ट इंडिकेटर, जिसके जरिए जो गुम्मद था और जो दीवार है उसके बीच में एक रूपता और समानता है या नहीं, इसकी जांच की गई। मसलन कि क्या ये किसी पहले से ही किसी इमारत पर बाद में उसको मस्जिद की शक्ल दी गई, ये तय करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर आज लगाया गया है और उससे जो रिपोर्ट आई है उसका फिलहाल अब लंच के बाद आकलन किया जाएगा। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर। दूसरी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उसके मैं तस्वीरें भी दिखा दूं कि अभी फिलहाल सर्वे शुरू हो गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कॉम्बिनेशन सेंट वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर मशीन। आज इसका भी प्रयोग किया गया और इससे मिले आंकड़ों को टोपोग्राफी सीट होती है, यानी कि जो जब भी कभी कोई एएसआई सर्वे किसी प्राचीन इमारत का जगह का होता है तो उस पर कॉम्बिनेशन सेंट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। उससे जो आंकड़े मिलते हैं उनको टोपोग्राफी सीट पर उतारा जाता है। तो आज इन दोनों से किया गया है। इसके अलावा जो सैंपल्स लिए गए हैं, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उपेंद्र हमें आज के सर्वे को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा लगातार और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रखते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।